नमस्कार, मीडिया बोल के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या हमारे देश में जिस तरह इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव में दलित राष्ट्रपति की चर्चा छिड़ी हुई है, क्या वैसे ही भारत में दलित संपादक, दलित पत्रकार की भी चर्चा कभी छिड़ी? अगर नहीं छिड़ी तो क्यों? भारत के विद्वानों, समाजशास्त्रियों और संपादकों को दशकों तक यह बात सोचने लायक नहीं लगी थी कि भारत के मीडिया में आखिर यहाँ की एक बड़ी आबादी क्यों नहीं रिप्रेजेंटेड है। उसके नुमाइंदे, उसके लोग जो दुनिया की, भारत की अनेक सर्विसेज में हैं, अनेक क्षेत्रों में हैं, लेकिन वो मीडिया में क्यों नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट के लिए केनेथ कूपर 1996 में उन्होंने अपने एक दोस्त पत्रकार, जो इंडियन पत्रकार थे, उनियाल साहब से, बीएन उनियाल से कहा कि भाई आप हमें कोई ऐसा इंडियन जर्नलिस्ट बताइए जो दलित भी हो और हम उससे दलित इश्यूज़ पर कुछ बात करना चाहते हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट है। उनियाल साहब ने कहा कि मैं खोजूंगा, मुझे कोई दिखा नहीं था लेकिन मैं खोजता हूँ। उन्होंने बहुत कोशिश की। 700 उस समय भारत सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकार थे, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट थे। 700 की लिस्ट में उनको एक भी दलित नहीं मिला। यहाँ से शुरुआत होती है और उसके बाद रोबिन जेफरी ने जब भारत में मीडिया पर एक किताब लिखनी शुरू की, इंडियाज़ न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन, तो वो चकित रह गए। वो चकित इसलिए रहे कि भारत में 1998 के आसपास एक दलित राष्ट्रपति थे, दलित समाज से आने वाले के नारायणन साहब, लेकिन दलित एक भी पत्रकार उनको नहीं मिला। उनको अंत में एक दलित पत्रकार मिला तमिलनाडु में, लेकिन वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में से निकलने वाले अखबार में थे। तो इस तरह से एक दलित विमर्श जो है मीडिया को लेकर आगे बढ़ा। हम थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। फिर 2006 में CSDS ने एक सर्वे किया और उसमें पाया कि देश के मुख्यधारा मीडिया, जो भारत का मुख्यधारा मीडिया है, खासकर दिल्ली से छपने वाले अखबार, टेलीविज़न, वहाँ करीब 86-87% पत्रकार एक ही समाज से आते हैं और दलित उनमें नगण्य हैं, बिल्कुल गायब हैं, रिपोर्टिंग में नहीं है। संपादक होने की तो बात ही नहीं, संपादक तो आज भी कोई नहीं है। हम इसी सवाल पर बात कर रहे हैं आज मीडिया बोल के एपिसोड 3 में कि दलित राष्ट्रपति की इतनी धूम, लेकिन दलित संपादक, दलित पत्रकार के बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं। हमारे साथ आज की चर्चा में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विवेक कुमार, जाने माने समाजशास्त्री, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। हमारे साथ हैं देश की जानी मानी स्तंभकार और राइटर, लेखिका तवलीन सिंह, जिन्होंने हाल के दिनों में एक नई उनकी किताब आई है, इंडियाज़ ब्रोकन ट्रस्ट। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूँ आज की चर्चा में। शुरुआत हम विवेक आपसे मैं करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये महज संयोग है या दलित समाज से आने वाले बच्चों की रुचि का न होना है कि भारत के इतने विशाल मीडिया में, जिसका आकार प्रकार पूरी दुनिया में बहुत बड़ा माना जाता है, इतने अखबार हैं, इतने टीवी चैनल हैं, लेकिन दलित कोई संपादक नहीं है और दलित पत्रकारों की संख्या भी गिनने लायक है इस वक्त। एक ज़माने में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अभी भी गिनने लायक है। तो ये क्या एक महज संयोग है या इसके पीछे कोई आपको लगता है कारण और दिखते हैं? देखिए, संरचनात्मक अगर आप भारत की बनावट देखेंगे तो वास्तविकता यही है कि इस समाज के लोग लेट एंटरेंट थे और उन्होंने देर में शिक्षा और प्रोफेशनल एजुकेशन जिसको कहा जाता है उसमें देर से पदार्पण किया। लेकिन आज 21वीं सदी में कंप्यूटर एज के साथ अनगिनत ऐसे युवा हैं दलित समाज के जिनके पास शिक्षा और प्रोफेशनल शिक्षा, चाहे वो IIMC से पास आउट हों, चाहे वो एशियन कॉलेज ऑफ मीडिया से पास आउट हों, बहुत सारे लोग बॉम्बे से जो निकलता है, जो आपका जेवियर्स इंस्टीट्यूट है वहाँ से पास आउट हूँ, और दीगर जो लोकल लेवल पर, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में किसी मास कम्युनिकेशन, तो अनगिनत आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, ऐसे छात्र छात्राएं मिल जाएंगे जिनके पास इतनी योग्यता है कि वो किसी भी मुख्य धारा के, चाहे वो अखबार हो चाहे वो टेलीविज़न हो, उसमें वो काम कर सकते हैं। और विशेषकर अगर आप दिल्ली DD का, दूरदर्शन का देखेंगे तो उसमें तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ने के बाद कोई एनालिसिस दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जो सहारे की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो अपॉइंटमेंट है किसी भी
प्राइवेट चैनल के अंदर वो रेफरल सिस्टम पर है। कहीं ना कहीं सहारे की आवश्यकता होती है, और सहारे में भी परफॉर्मेंस, मैंने बहुत सारे बच्चों को रोते हुए देखा है कि सर बहुत काम किया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे परमानेंट करना चाहिए, लेकिन अब वो जो है उनकी नज़र बदल रही है। पेज दर पेज निकाले हैं लोगों ने, अपने दलित समाज के ऊपर निकाले हैं और स्वयं अकेले दम पर निकाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब परमानेंट करने की बात आई तो उनको रास्ता बाहर का दिखाया लेकिन लेकिन ये क्या बात है कि दलित राष्ट्रपति का जो मसला है इतना उछला हुआ है पूरे देश में। दलित राष्ट्रपति सभी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने दलितों के लिए इतना बड़ा काम किया है। दोनों पार्टियों की, माने दोनों खेमों की तरफ से दलित ही इस बार है। लेकिन क्या हम इसको माने कि आखिर मीडिया के बारे में या जो इस तरह के पद हैं मीडिया में, उनके बारे में, उनकी हिस्सेदारी के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है? तो क्या राजनीतिक लोग, आपको लगता है, ज़्यादा सेंसिटिव है इस इशू पर, पहचान के खेल को लेकर, या कोई और बात है? नहीं, मुझे लगता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है दोनों का, दोनों की चौहद्दी या दोनों का जो कार्य करने की प्रणाली, वो दोनों अलग है। राजनीति में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। राजनीति में आत्मनिर्भर दलित दल बाकायदा संघर्ष करते हुए चुनौती दे रहे हैं मुख्य धारा के दलों को, जो आत्मनिर्भर, जैसे कांग्रेस हो, भाजपा हो, उनको वो चुनौती देते हैं, और इस चुनौती को कहीं ना कहीं आत्मसात करने के लिए दलित राष्ट्रपति का पद दिखाई पड़ता है कि इसके माध्यम से हम उनको आत्मसात कर सकते हैं। उनकी जो आत्मनिर्भर राजनीतिक चेतना जो उभर रही है उसको वो आत्मसात कर सकते हैं। लेकिन मीडिया हाउस में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। दलित का कोई न वोट पाना है, न वोट मिलेगा, और न ही ना उनका कोई बिजनेस हाउस है जो दलित पत्रकारिता कर रहा हो जिससे उनको चैलेंज हो रहा हो। मुझे लगता है कि ये प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कोई उद्धारात्मक राष्ट्रपति नहीं बना रहा है कि इससे उद्धार हो जाएगा। सब जानते हैं कि ये प्रतीकात्मक है और उसमें डिसीजन लेने की कोई क्षमता नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तौलीन, मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ कि भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी दलितों की है। आप भले ही मसूरी में पैदा हुई हों, लेकिन आप पंजाब से हैं। पंजाब में तो भारत में सर्वाधिक दलित रहते हैं, 31.94%। यूपी में भी उनकी आबादी 20, आज भी मजहबी सिख यूपी में 20.5 है, बंगाल में भी 10.7 है। कास्टिज्म को खत्म करना इतना आसान हाँ, तो मैं यही समझना चाहता हूँ कि आखिर दिल्ली की बात छोड़िए, हम रीजनल सेंटर्स पर भी जाएं, लखनऊ जाएं, कोलकाता जाएं, या इवन बिहार, जहाँ सोशल जस्टिस की को मानने वाली लोगों की सरकारें रही हैं तथाकथित रूप से। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को छोड़कर ज़्यादातर, हाँ, कुछ बहुत कम है लेकिन हैं, कुछ एक और प्रदेशों को छोड़कर साउथ के, नॉर्थ इंडिया में आखिर क्या वजह है कि दलित बिल्कुल गायब हैं? जहां वो आबादी में बहुत अच्छी स्थिति में है, हर सर्विसेज में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, व्हाई नॉट दलित इन दीज एरियाज? अच्छा, नहीं, एक तो मैं प्रोफेसर साहब माफ़ करना, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं ना कि सहारा देना चाहिए, और ये आरक्षण की वजह से, मैं तो मानती हूँ कि आरक्षण की वजह से इनको पीछे रखा गया है। क्योंकि अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्लैक्स के लिए टोकन दलित हैं, पॉलिटिक्स में टोकन दलित हैं, यहाँ पे टोकन दलित, लेकिन दलित समाज को दबाने का काम किया है आरक्षण ने, ये मैं मानती हूँ। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि मीडिया में क्यों नहीं है, आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं। जो सबसे बड़ा काम जवाहरलाल नेहरू को करना चाहिए था 47 में, वो ये था कि शिक्षा प्रणाली को आप बदलिए। शिक्षा प्रणाली बनाई हमारे उन लोगों ने जो हमारे ऊपर जो ये एम्पायर चला रहे थे, जो हमको गुलाम बनाए हुए थे, उस प्रणाली को आपने चलाया 47 के बाद। फिर जो निवेश होना चाहिए था स्कूलों में, नहीं हुआ। आपने जाकर निवेश किया IITs में और फलाने में और हायर एजुकेशन में किया, जहाँ पे ब्राह्मणों के बच्चे जा सकते थे और कोई नहीं। मायरन वीनर नाम के एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस पे स्टडी किया है, और वो तो मानते हैं कि अगर हमारी शिक्षा का इतना बुरा हाल है जो है आज भी, तो सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मणों के हाथ में ये सारा काम था। ब्राह्मण, मैं इतनी कास्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में कितने नॉन ब्राह्मण थे? शायद 1-2, और वो भी टोकन के वो तौर पे।
तो ये बहुत पुरानी समस्या है। और मुझे याद है कि जब मैं स्टेट्समैन ज्वाइन कर रही थी 74 में, इमरजेंसी के थोड़ी सी पहले, तो एक जाट रिपोर्टर था हरियाणा में, और वो आकर मुझे आके रोज़ प्रणाम करता था कि हम दोनों जाट हैं, हाँ, बाकी सब ब्राह्मण थे। तो ये बहुत पुरानी समस्या है। लेकिन अगर आप इनके लिए वो डिब्बे बनाएंगे आरक्षण के, तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन तौलीन दलित अखबारें क्यों नहीं खुल रही हैं, आप वो पूछिए। आई एम कमिंग ऑन दैट इशू, बट एक चीज़ ज़रूर हमसे आपसे ये पूछना चाहेंगे इसी सिलसिले में, बहुत संक्षेप में, कि देखिए आप एक अलग विषय है वो एफर्मेटिव एक्शन, लेकिन आप देखती हैं कि दलित जो है सिविल सर्विसेज में गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, एक सेकेंड, यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, दूसरी सेवाओं में गए हैं। अगर एफर्मेटिव एक्शन ना होता तो नहीं जाते, लेकिन हम आज उसको बहस में नहीं ला रहे हैं। हमारा बस ये कहना है आपसे कि भाई अभी जो उदंत मार्तंड ये नाम है भारत में हिंदी के सबसे पहले अखबार का, ये 1826 में निकला था कलकत्ता से। इसके मालिक जो थे एक मारवाड़ी परिवार के थे, और संपादक शुक्ला जी थे जो कानपुर के इलाके से कलकत्ता गए थे। तब से लेकर आज तक अगर हिंदी की देखिए आप, अंग्रेजी में तो फिर भी थोड़ा एक उदारतावाद या लिबरलिज्म है, थोड़ा समझदारी भी लोगों की बढ़ी है। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो अंग्रेजी में ही आए हैं दलित समाज से या ओबीसी समाज से, हिंदी में बहुत कम। तो आज तक 1826 से लेकर हिंदी के अखबारों का अगर हाल आप देखें तो संपादक के अलावा निर्णयकारी जो पद हैं 10 बड़े, उन सभी पदों पर एक ही समाज, एक ही समुदाय, एक ही वर्ण के लोग हैं। तो ये क्यों है कि सिविल सर्विस, नो बट सिविल सर्विसेज में नहीं है, यूनिवर्सिटीज में नहीं है, कॉलेजेस, तो वही आप कह रहे हैं। आप विवेक, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि तवलीद जी को आरक्षण का पूरा जो इथॉस है वो नहीं पता, इसलिए वो बोल रहे हैं। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण प्रतिनिधित्व का सवाल है। जिन समाजों के इतिहास में, हजारों वर्षों के इतिहास में कभी वो प्रणाली बात ही नहीं हुई, विकसित नहीं हुई, उनको ये कहा गया कि हम प्रतिनिधित्व देंगे। कितना प्रतिनिधित्व देंगे? भारतवर्ष में कितनी जॉब है पता है आपको? 1,97,00,000। इंडिया लेबर कमीशन की रिपोर्ट है, 1,97,00,000। उसमें अगर दलितों को रिजर्वेशन मिलेगा भी, अगर पूरा भर भी जाए, तो 45 लाख जॉब मिलेगा SC ST को मिला करके, 22.5 लाख। आज तक मिला कितना है? 35 लाख जॉब मिला है। ये 25 करोड़ दलित कैसे सर्वाइव करते हैं? ये रिजर्वेशन पे सर्वाइव करते हैं। दाई की जलाई, कबर की खुदाई, मल की सफाई, नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं ये प्रतिनिधित्व का सवाल है। ये जो आपने शुक्ला जी गिनाए, और आज की जो पेशवाई दिखाई पड़ रही है, स्पीकर कौन है आपका डिफेंस मिनिस्टर कौन है, आपका एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, आपका हेल्थ मिनिस्टर कौन है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, और आपका फाणिकर कहां से आता है, आपका फडणवीस कहां से आता है, आपका योगी कहां से आता है? ये रिजर्वेशन नहीं तो और क्या है? आप उन लोगों को प्रतिनिधित्व दे सकते हैं जिनका वर्चस्व है। आप सिर्फ नेहरू जी को कोस रही थी, जिनका वर्चस्व है उनको आप केवल नामित कर रहे हैं, और वहां पर आप रिजर्वेशन नहीं बता रहे हैं। शुक्ला जी, मिश्रा जी को लाते हैं तो आप रिजर्वेशन नहीं कहेंगे, लेकिन आप ये कहेंगे आर्टिकल 330 और 332 के तहत कोई अगर प्रतिनिधित्व पाता है तो वो रिजर्वेशन है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है विवेक, बात है संस्थाओं में, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी, सिविल सोसाइटी। आप मेरी बात को समझे नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, एक तो मैं मार्क्सिस्ट ख्यालात की बिल्कुल नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने जाके वो कहना है कि ज़बरदस्ती आप लेंगे दलित पत्रकार वरना आपकी अखबार बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है और ना होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि अगर मदद करनी है इनकी, अगर तो दलित अखबार क्यों नहीं खुलते हैं, दलित चैनल क्यों नहीं? मैं उस पे आऊंगा। दलितों ने इस बीच में इनिशिएटिव लिए हैं और बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, जिसकी जानकारी शायद आपको बहुत सारे मित्रों को नहीं है। बिजनेसमैन हैं अब इतने बड़े-बड़े, वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? लेकिन विवेक, जो तौलीन सिंह बार-बार कह रही हैं बात कि ये आरक्षण से नहीं मसला होगा, लेकिन देखिए आरक्षण का नाम ही नहीं लिया। जी हाँ, मैंने कहा रेफरल सिस्टम है, सहायता, आप सहारा देते हैं। शुक्ला जी नहीं लिखना चाहते, एक जिसे कहना चाहिए उनकी वर्तनी की, उनकी जो स्पेलिंग की 50 मिस्टेक होती है वो माफ होती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे जो है केवल लाइसेंस ऑफिसर बन जाता है।
तो ऐसा क्यों ये होता है? भेदभाव है लेकिन समाज के अंदर। लेकिन तौलीन, क्या आपको लगता है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप लेखिका हैं, कि भारत के अखबारों और टेलीविज़न चैनलों के न्यूज़ रूम में विविधता न होने से हमारे देश का जर्नलिज्म कितना प्रभावित हुआ है? ज़्यादा। जर्नलिज्म में रिपोर्टिंग, आर्टिकल्स लिखना, एनालिसिस लिखना, उसमें क्या समस्याएं आई हैं आपके? बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बल्कि मैं तो बार बार लिख चुकी हूँ अपनी कॉलम में कि तकरीबन जितने भी प्राइवेट टीवी चैनल हैं, उनको ज़्यादा फिक्र है कि अमिताभ बच्चन के जूते कौन से पहने हुए थे जब वो फिल्म फेयर अवार्ड्स में गए हुए थे, और अगले दिन खबर आती है। बल्कि आज की अखबारें ही देख लें, मैंने दैनिक जागरण देखा है, अमर उजाला, कल वो बच्चा मारा गया था जो ईद की वो शॉपिंग करने गया था। हाँ, वो खबर अंग्रेजी की अखबारों में पेज 1 तक, हिंदी में पेज 1 पर नहीं है ज़्यादातर क्यों अखबारों में। नहीं है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा क्योंकि हूं। नहीं। अच्छा, मैं एक और मिसाल देती हूँ आपको। मैंने जब कश्मीर में पहली बार रिपोर्टर के तौर पे जब मैं गई थी, तो आपको शायद मालूम नहीं होगा कि ये शायद 81 की बात है, एक भी मुसलमान जर्नलिस्ट नहीं था पूरी कश्मीर घाटी में। आपको मालूम है? एमजे अकबर ने फिर यूसुफ जमील को टेलीग्राफ में रखा, आज हैं। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि आरक्षण भी एक जो लोग दबे हुए हैं, नहीं एक मिनट, उनको कुचलने का एक और औजार है ये। तो ये अगर हम अलग तरीके से देखें, जो वो ये है कि अगर दलित जर्नलिस्ट बन क्यों नहीं रहे हैं, तो पहले तो वो जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण एडिटर दलितों को बाहर निकाल रहे हैं क्या? नहीं तौलीन, आप मुझे लगता है कि कुछ माफ़ कीजिएगा मुझे ये कहने के लिए कि आप बहुत अच्छी बातें कह रही हैं, लेकिन कई बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। जैसे एक तरफ आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं निकाल रहा है क्या? अनेक लोगों को निकाला गया है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दे सकता हूँ झारखंड की एक बहुत मशहूर पत्रकार, अवार्ड विनिंग पत्रकार वासवी कीड़ो। उन्होंने तीन मूर्ति में आकर के वहाँ पर एक बड़े सेमिनार में एलानिया ढंग से कहा कि जब वो हिंदी के एक बड़े अखबार में रांची में स्ट्रिंगर थी, उनको करेस्पॉन्डेंट बनाने से पहले ही हटा दिया गया या हटने के लिए मजबूर कर दिया गया और एक दूसरे व्यक्ति को बाहर से ला दिया गया। बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं। मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, मैं किसी जाति के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि देखिए 1977-78 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स ने आरक्षण का नाम जो भारत में जिस तरह से विवादास्पद हुआ या बहुत सारी चर्चा इसको लेकर हो गई नेगेटिव, उसने कोई इस तरह का ऐलान किए बगैर, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट किए बगैर एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। उन्होंने कहा भाई अगर देश में 13% से ज़्यादा अश्वेत हैं तो उनका न्यूज़ रूम में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उन्होंने टारगेट रखा कि 2000 ईस्वी तक, सन 2000 तक हम अपने न्यूज़ रूम में 13% लाएंगे। 13% वो आज भी नहीं ला सके हैं, लेकिन एटलीस्ट जहाँ ब्लैक्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, वहाँ के न्यूज़ रूम में 5-6% के आसपास हुआ बताया जाता है। मेरा ये कहना है कि आपने स्वयं एमजे अकबर का उदाहरण दिया कि यूसुफ जमील को कैसे रखे। क्या इस तरह से भारत के एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एडिटर्स की और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रेस काउंसिल है, भारत सरकार की तमाम कमेटीज़ बनती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी जो मीडिया से जुड़ी होती हैं, क्या इनसे कोई इनिशिएटिव नहीं निकलना चाहिए था? अच्छा, पहले तो एक कमेटी बिठाई जाए ये जानने के लिए कि मराठी में अगर लेखक बढ़िया से बढ़िया किताबें लिख रहे हैं जो दलित हैं, कविता दलितों की सबसे आगे है, तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले तो जांच करो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हिंदी में इतना नहीं है दलितों का वो साहित्य में योगदान, लेकिन मराठी में तो बहुत है। लेकिन आप मुझे नहीं लग रहा है दिव्यक, आप कुछ कहना चाहते हैं? सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मुर्दैया, जूठन वाज वन ऑफ द असल में सारा हिंदी में, इसलिए आप उससे वाकिफ नहीं है। हाँ, हिंदी में, मराठी में भी है। आई एग्री, वही सवाल मैं पूछ रही हूँ। नहीं तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ। अवार्ड विनिंग तो फिर वो लोग अगर इतने अच्छे राइटर्स हैं तो क्यों नहीं उनको पत्रकारिता में आने दिया जाए? तो ये कमेटी बिठाओ, पहले जांच तो करो। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर इनिशिएटिव अब तक एडिटर्स गिल्ड ने या आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने, जब आप काम कर रहे हैं या हम कर या जो भी हो, वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया क्यों नहीं, जैसे अमेरिकन ने लिया या दूसरे और मुल्कों में लिया गया? बिल्कुल हम दोष हमारा है, मीडिया का है कि मीडिया वालों ने खुद नहीं किया। और दूसरा कि अब क्या कह सकते हैं कि एक तो अगर ये एक तो कोई जांच तो करे
कि क्यों नहीं ऐसा हुआ लेकिन है। विवेक, आपको क्या लगता है, जो बात तौलीन बार बार कह रही हैं कि जो सोशल मीडिया के जरिए या जो नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं उनके जरिए, आई मीन, आपको क्या लगता है कि ये जैसे रोहित वेमुला की ही घटना में लूँ, हैदराबाद में रोहित वेमुला की घटना की रिपोर्टिंग मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं की, सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए आई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं ऊना भी ऐसे ही हुआ। ऊना भी सहारनपुर, अभी हाल की घटना है, सहारनपुर की रिपोर्टिंग पहले अखबारों में नहीं आई, चैनलों में नहीं आई। बाथे, लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर बिघा, मैं आपको दर्जनों ऐसी घटनाएं बता सकता हूँ। तो क्या नहीं, वो भी 2 दिन बाद आई, माफ कीजिएगा। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या सोशल मीडिया के नए उदय से, या जैसे द वायर, स्क्रॉल.इन या दलित दस्तक, तमाम इस तरह के जो नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, क्या इनके हस्तक्षेप से एक नए ढंग की चीज़ आप पा रहे हैं कि कवरेज में एक तेजी आई है, ईमानदारी आई है, ऑब्जेक्टिविटी आई है, और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी फोर्स किया है कि आप दलित इश्यूज पे या बहुजन इश्यूज पे आप लिखें? देखिए, मुझे लगता है कि ये स्पर्धा अब शुरू होगी। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने और व्हाट्सएप ने कम से कम इतना प्रेशर बनाया है कि अगर कोई घटना किसी नूक एंड कॉर्नर में होती है, किसी कोने में होती है, तो उसको आप राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं। और इसलिए वो प्रतिबद्ध, ये बाध्य होती है मुख्य धारा की मीडिया कि उसको दिखाए, और उसके बाद फिर वो जो है उसके दलित राजनेता लोग उसको बाकायदा जब उठाते हैं, तब वो राष्ट्रीय फलक पर दिखाई पड़ती है और दूसरे लोग पहुंचने लगते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर क्यों नहीं उनको समायोजित किया जा रहा है। तो ये इसके लिए रुमलेश जी, सामाजिक संरचना के अंदर जो व्याधि है वो समझना पड़ेगा आपको। अब आप अगर जाएं बिहार में, तो बिहार के हिंदी मीडिया के अंदर हमारे एक छात्र हैं दिलीप मंडल जी, आजकल हमारे अंडर में ही पीएचडी कर रहे हैं। उनके शोध के अंदर ये निकल करके आया है कि वहां पर अभी प्राइवेट पैसा उस मीडिया पर नहीं गया है जिसके माध्यम से वो चला सकें, और वो ज्यादातर स्टेट के रेवेन्यू से ही वो मीडिया चल रहा है। सामाजिक न्याय की सरकारें हैं वहां पर, लगातार रही हैं 10-20 वर्षों से सामाजिक न्याय की सारे, और उन्हीं के बाकायदा एडवर्टीजमेंट से वो अखबार चल रहे हैं। लेकिन सामाजिक न्याय की खबरों की बात अगर आप करें तो वो खबरें क्यों नहीं है? मैं तो अभी मीडिया के अंदर बैठे हुए व्यक्तियों की बात ही नहीं कर रहा हूं। खबरें जब नहीं है, ये चेतना, आज का एक अखबार है धनाढ्य कहा जाता है, उसमें भारत के एक खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, उसका फोटो नहीं है, लेकिन उसके अंदर मिस इंडिया के 3 फोटो रनर अप और तीनों बने हुए हैं। तो ये जो ग्लैमर की दुनिया का केवल परोसना है, उसमें दलित कहाँ फिट होता है? वो फटी हुई और वो गंदी दुनिया भर में यही है। नहीं, लेकिन और रीडर्स, लेकिन दूसरों के गुनाह गिनाने से आपके गुनाह कम नहीं हो जाते। नहीं, मैं मीडिया को माफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप अखबार को सिर्फ इतना सोशियोलॉजिकल बना देंगे, सोशियोलॉजिकल नहीं, ये मॉरल प्रश्न है। लेकिन एक ये मोरालिटी का प्रश्न है। पर जो अखबार खरीदता है बेचारा, वो लेक्चर पढ़ने के लिए, मेरे जैसे भी अखबार उसका खरीद रहे हैं, आपके जैसे बहुत थोड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जो एवरेज व्यूअर और रीडर है दुनिया भर में 400 विश्वविद्यालय के पढ़े हुए अगर 10 प्रोफेसर भी जीते हैं तो 40,000 तो यहीं पर हो जाता है। 10 अखबार। अच्छा, एक सेकंड तौलीन, हम ये एक समझना चाहते हैं कि बहुत सारे जो लिबरल्स हैं, चाहे वो अंग्रेजी में हो, बांग्ला में हो, या दूसरे और भाषाओं की पत्रकारिता में हैं, कई बार एक ट्रेंड देखा गया है, यह भी मीडिया में एक अजीब ट्रेंड है भारत के, कि वो बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं वो रिक्रूटमेंट के स्तर पर तो पहल नहीं करते, लेकिन वो स्वयं चाहते हैं कि वो जो दलित या उत्पीड़ित समाज भारत का है उसके अंदर उनकी एक नायकत्व या नायक की छवि उभरे, भले ही वो उस वर्ग से नहीं आते हैं। तो ये क्या, इसको कैसे आप देखती हैं कि भाई आप बहुलता नहीं बढ़ाएंगे, डाइवर्सिटी को आप नहीं वो करेंगे, लेकिन आप चाहें, जैसे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे अखबार हैं जहां एक ही समाजों के लोग हैं, लड़के आने को तैयार हैं, दलित समाज से, बहुजन समाज से। आप जानती हैं लिंगाराम कोडुपी, एक ट्रेंड आदिवासी जर्नलिस्ट जो दिल्ली में घूमता रहा लेकिन उसको जगह नहीं मिली, लेकिन वो ये चाहेंगे कि लिंगाराम कोडुपी की बात भी वही करें, लिंगाराम अपनी बात स्वयं न कहे।
इसको कैसे देखती हैं, इस ट्रेंड को? ये जो हमारा समाज है पूरा, जो सदियों से जो हमारी आदतें हैं, उनको तोड़ना आसान नहीं है। तो जो फ्यूडलिज्म जिसको कहते हैं, जो फ्यूडलिज्म मानसिकता जो भरी हुई है, ये इस किस्म की मानसिकता, इसको दूर करना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, ट्विटर पे मैं काफ़ी होती हूँ, काफ़ी वो मेरा प्रेजेंस है, और ज़्यादातर आजकल जितने भी ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं वो हिंदुत्व की बातें बहुत करते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि जी सहारनपुर पे दलितों के साथ ऐसा हुआ है, तो पता क्या आता है जवाब, कि जी आप हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नई चीज़ जो शुरू हुई है ना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अब वो दबाने की इनके पास एक और तरीका आ गया है कि हम दलितों की आवाज़ इस तरह दबाएंगे कि ये कहकर कि अगर आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर आप हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन विवेक, जो दलितों की आवाज़ दलितों की आवाज़ ट्विटर पे मैंने कभी नहीं सुनी है आज तक। पता नहीं आप प्रोफेसर साहब कहाँ से सुन रहे हैं, लेकिन मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, लेकिन ट्विटर ट्रोलिंग, मायावती इज ट्रोलिंग ऑन सहारनपुर on when she was वो हाँ, जब वो सहारनपुर में अपनी रैली कर रही थी तो she trolled, you know, in world for many hours. नहीं, I don't understand. She was trolling or she was being trolled? Yeah, she was being trolled by the Dalits. लेकिन विवेक, मैं हस्तक्षेप करना चाहूँगा। जी। मैं बार तौलीन एक सवाल उठा रही हैं, मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि भाई आप दलित जो है, बहुजन जो है, वो इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता है? मुझे लगता है एक सूचना का भी संकट है, या एक वो है। देखिए, जैसे अमेरिका में आप देखेंगे, यूएस में जो ब्लैक्स थे, उन्होंने 1827 एक मिनट नहीं, मैं इसलिए आपको, वहाँ पे 200 साल का इतिहास है उन पे जुल्म का, यहाँ पे सदियों का है। आई एम कमिंग ऑन दैट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इनिशिएटिव उन्होंने लिया, तो आज अमेरिका में आप देखें 1827 से लेकर आप आज तक देखें, बहुत सारे अखबार निकले, 1927 सॉरी, तो इसके पहले भी निकले सॉरी। तो हिंदुस्तान में भी आपको शायद मैं ये ज़रूर सूचना देना चाहूँगा कि इस वक्त दलित दस्तक, नेशनल दस्तक, दलित मीडिया वॉच, राउंड टेबल इंडिया, फॉरवर्ड प्रेस, स्पेशल ब्रेन वॉश, सबाल्टर्न जैसी अनेक मैगजीनें, अनेक साइटें, और अभी हाल में दलित दस्तक ने तो बाकायदा अपना वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस तरह के प्रयास बहुत हो रहे हैं। इनमें कुछ मैगजीनें काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे सबाल्टर्न है, दलित दस्तक है, लगातार निकल रही हैं पाँच सालों से। तो विवेक, आपको क्या लगता है कि जिस तरह ये मैगजीनें निकलती हैं, ये बंद भी बहुत जल्दी होती हैं, क्या आपको लगता है कि एक संस्थागत प्रयास, जिस तरह बाबा साहब को भी मूक नायक जैसी मैगजीन निकालनी पड़ी थी क्योंकि उनको लगता था कि कवरेज उनको नहीं मिल रहा है, भारत के मीडिया में बहुत चेंजेस अगर नहीं आए हैं, तो क्या दलित समाज से इनिशिएटिव इस तरह का होना चाहिए? और सपोर्ट, जैसे आप दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ गया है, आपके पास क्यों नहीं उस तरह का निवेश आ रहा है? खैर, दलित चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि अगर सचमुच वो आ गया है तो उसको फिक्की में होना चाहिए, डिक्की अलग नहीं बनना चाहिए, है ना। डिक्की अगर अलग बना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मर्जी से कैसे बना सकता है, भारत का पैसा आप अपनी बात जाति में बढ़ सकता है, ये तो बड़ा मतलब। लेकिन मैं ये कह रहा था कि देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए, दलितों के प्रयास हुए। बाबा साहब ने 5 अखबार निकाले, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता, और बाद में सबसे प्रबुद्ध भारत। उसके बाद मान्यवर कांशीराम ने लगातार निकाला, और जिसे बहुजन संगठक, बहुजन नायक, और बहुजन संगठक 22 वर्ष तक निकला, वीकली अखबार था। उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र में जाएं तो सम्राट अभी निकल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है सम्राट। नहीं, वो मैं उसी अभी आता हूँ उस पर। उसके बाद आप देखिए कि लॉर्ड बुद्धा चैनल जो है वो जो है चल रहा है, और काफी अच्छा चल रहा है। तो आप ये कहेंगे कि भारत का सवर्ण भले ही अमेरिकी जो व्हाइट्स थे उनके रास्ते पर नहीं है, लेकिन भारत का दलित है रास्ते पर ब्लैक्स के। मैं यही कह रहा था कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट मान लिया है दलितों ने, पिछड़ों ने जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट का मान लिया है, और इसलिए वो कहते हैं बार बार कि ये सेल्फ हेल्प से चलेगा, अगर दूसरों से सहारा लोगे तो इशारा भी आ जाएगा। तो इसलिए
आप देखेंगे दलित दस्तक ने 5 वर्षों तक बाकायदा निकाला है और एक भी गवर्नमेंट से ऐड नहीं लिया है, क्योंकि वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस विचारधारा पे वो चल रहे हैं, अगर वो विचारधारा चलेंगे तो जैसे आपने कहा ना कि डांट पड़ेगी कस के और फिर हम कहेंगे कि नहीं तुम तो जो है देश विरोधी हो, तुम क्या कर रहे हो, तो वो इसलिए नहीं लेना चाहते कि आप नहीं लीजिए। उनको अवार्ड मिल रहा था, उन्होंने अवार्ड नहीं लिया। लेकिन रमेश जी, नेशनल दस्तक की बात करें, मैंने खुद इंटरव्यू दिया, जब हम लोगों ने नोटबंदी पर इंटरव्यू दिया उसका 1,85,000 व्यूअरशिप थी, और जब हमने उत्तर प्रदेश में दिया तो 3,70,000, और उसके बावजूद भी मुख्य धारा का मीडिया कभी भी नहीं बुलाता है कि हाँ भाई आपकी बात कर लीजिए। लेकिन तोलिन, आप अंग्रेजी की पत्रकार भले हों, लेकिन आप हिंदी में छपती हैं, आप और भी भाषाओं में छपती होंगी। मेरा ये कहना है कि जैसे सिर्फ हिंदी, तो पंजाबी में नहीं? अच्छा, तो लेकिन आप देखेंगी कि अंग्रेजी में मैंने कई ऐसे आर्टिकल्स हाल के दिनों में पढ़े। सुदीप्तो मंडल ने अल जजीरा पर लिखा, जिया रानी ने लिखा, अद्भुत आर्टिकल द वायर में भी छपा, वो रिप्रोड्यूस हुआ या छपा। हमने ये देखा कि इन लोगों ने और अन्य बहुत सारे जर्नलिस्ट ने लिखा है, ये बड़े सवाल उठा रहे हैं, दलित क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन है भारतीय मीडिया में। लेकिन हमने ये देखा कि भारतीय भाषाओं के जो पत्रकार हैं, संपादक हैं, वो बिल्कुल इस विमर्श में नहीं उतरते। क्या सबसे अलोकतांत्रिकता आपको लगता है कि भारत के भारतीय भाषाओं में ही है? जी, मैं ऐसा मानती हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये जिनको लिबरल कहते हैं ये अक्सर अंग्रेज़ी बोलने वाले होते हैं और वेस्ट से प्रभावित होते हैं। जो हमारी अपनी सभ्यता है उसमें दलितों के लिए अभी तक जगह नहीं बनाई गई है। सॉरी कि ये हमारी, मुझे जूते पड़ेंगे आपके चैनल को भी, लेकिन भारतीय सभ्यता जिसको आजकल कुछ नहीं कह सकते, जिसमें कोई दोष नहीं ढूंढ सकते। हाँ, और मुझे फिर से, मैंने अभी काफ़ी जूते खाए हैं, मैं अभी चुप हो जाती हूँ, लेकिन ये हमारी सभ्यता है ही नहीं। हमारी सभ्यता है कि दलित जाकर मेरा वो जूता साफ करो, वो पोछा मारो, ये करो। बल्कि मैं तो कई लिबरल्स को जानती हूँ, अंग्रेज़ी स्पीकिंग लिबरल्स को दिल्ली में, जो दलितों को अपने किचन में नहीं आने देते हैं। आपको पता है जी। लेकिन क्या बिल्कुल अंतिम सवाल, मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि समय ख़त्म हो रहा है, हम ये आप दोनों से समझना चाहते हैं और इसको आप एक तरह से इसका समापन करें कि क्या इस तरह की अलोकतांत्रिकता अगर हमारे मीडिया में है, जैसा आप दोनों लगभग मान रहे हैं, अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं लेकिन नतीजा दोनों का एक है, तो क्या इतनी अलोकतांत्रिकता जिस मीडिया में है, क्या वो भारत में जनतांत्रिक मत का वो निर्माण कर सकता है या करने में उसको कामयाबी मिल सकती है? क्या भारतीय मीडिया महज संजोग है कि वो भजन मंडली आज बन गया है? भारतीय मीडिया जो है, बड़ा हिस्सा उसका, हाँ, वो भारतीय सभ्यता का प्रतीक है जी। भारतीय मीडिया को अगर भारतीय मीडिया के अंदर से अगर कोशिश नहीं होती है ऐसे सवाल उठाने की जो हमने आज उठाए हैं, तो आगे यही होगा जो होता आ रहा है। लेकिन दलितों को भी लड़के लेना चाहिए। मैं नहीं मानती हूँ, हाँ, तो नहीं, पर और ज़्यादा लड़ें। जो दलितों के पास, जो धनवान दलित हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट दलित हैं, उनको चाहिए कि आगे बढ़कर एक मेन स्ट्रीम अखबार खोलें। लेकिन क्या मीडिया पर आप फोकस करें, क्या इतनी अलोकतांत्रिकता अगर है कि समाज का अगर दलित बहुजन सब मिला दिया जाए तो 85% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन भारतीय मीडिया में नगण्य है। तो क्या ये एक लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में ये बड़ा कदम बढ़ा सकता है? बहुत शर्म की बात है। नॉट ए सिंगल एडिटर, एक जिया रानी एडिटर, वो भी एक लाइफस्टाइल मैगजीन की एडिटर हैं, और उन्होंने बहुत दिलचस्प वाकया बताया कि वो सोशियो पॉलिटिकल मैगजीन की एडिटर क्यों नहीं हो सकी। अच्छा, तो जो मैंने पहले सुझाव दिया था ना कि एडिटर्स गिल्ड को बैठकर एक कमेटी बिठाएं और पता करें कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। जनाब, मेरा तो ये मानना है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन है, ये सेल्फ हेल्प के बगैर नहीं हो सकता। और 85% का मीडिया अगर अपने स्वयं के लिए लिखने लगेगा तो ये फ्यूजन, मतलब अल्पमत में आ जाएगा, और ये प्रतिस्पर्धा तभी मुझे लगता है कि दलितों को प्रतिनिधित्व मिल पाएगा, जिस तरह राजनीति में मिला है उनको प्रतिनिधित्व, कि मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज बुला के उनको अब बैठा रही हैं। मुझे लगता है कि फिर
पत्रकार और एडिटर भी जो है मेन स्ट्रीम का मीडिया भी बुला करके बैठाएगा। लेकिन पहले पहल मुझे लगता है दलितों को और पिछड़ों को और अक़लियत समाज को स्वयं करनी पड़ेगी कि वह स्वयं अपने बिजनेस हाउस खोले और उसमें से अपना अखबार निकाले, अपने वेब चैनल निकाले, तो बात बदल सकती है। मैं समझता हूँ आप दोनों लोगों ने बहुत ही आखिर में सहमति और कुल मिलाकर मुझे रॉबिन जेफरी की वो लाइनें याद आ रही हैं कि 1998 में भारत नाम के इस बड़े देश के राष्ट्रपति एक दलित थे, लेकिन एक भी संपादक दलित नहीं था। कम से कम आज दक्षिण में कुछ एक इलाकों में दलित पत्रकार उभरे हैं और शुरुआत हुई है, नए मंच उभर रहे हैं, नए नए वेबसाइट्स आ रही हैं जिसमें दलित भी काम कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं कई जगह। तो मुझे लगता है कि एक नयापन है, एक नई ऊर्जा सामने दिखाई दे रही है। बस सवाल इस बात का ज़रूर है जो सबको विचार करना चाहिए, जो हम लोग मीडिया में जो डोमिनेट कर रहे हैं आज समाज जो कर रहा है, कि एक अलोकतांत्रिक मीडिया एक लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में उतना योगदान नहीं कर सकता जितना ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन का मीडिया कर सकता है। एक डाइवर्सिटी जो भारत की है वो मीडिया में भी झलकनी चाहिए, संगीत, फिल्म और तमाम क्षेत्रों में जो बारी बारी से झलकती रही है। तो इन शब्दों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया बोल के एपिसोड 3 में आप लोग आए, अच्छा लगा। नमस्कार।